हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये इसका पार्ट 5th है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है बजट डेफिसिट, जिसके अंदर हम रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि बजट डेफिसिट का मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बजट डेफिसिट का मीनिंग क्या है। बजट डेफिसिट, ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट, refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts। इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है बजट रिसिप्ट से, तो बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसिप्ट्स के डिफरेंस को हम बजट डेफिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट ने 1000 का खर्चा कर दिया है और गवर्नमेंट के पास 800 रुपये ही रिसीव हुए थे ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर अगर आप 1000 में से 800 लेस करेंगे तो जो 200 आपका अमाउंट आएगा, इसी अमाउंट को हम बजट डेफिसिट कहते हैं। बजट डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा। बजट डेफिसिट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स। यहां पर आपको याद रखना है कि जब हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करके लिखते हैं, और जब आप बजट रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों को ऐड करके लिखते हैं। एंड जब आप बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसिप्ट्स को लेस करते हैं, जहां पर बजट एक्सपेंडिचर आपकी ज्यादा है बजट रिसिप्ट से, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम बजट डेफिसिट कहते हैं। तो ये आपका बजट डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नाउ हमने देखा कि बजट डेफिसिट के अंदर टोटल 3 टाइप्स हैं। हम इन तीनों टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। बजट डेफिसिट, जैसे हम गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं, उसके टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। इस पार्ट के अंदर हम रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 के अंदर हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट नंबर 7 के अंदर हम प्राइमरी डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट के मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मीनिंग है रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। काफी सिंपल मतलब है इसका। यहां इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को लेस कर देंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। इस डेफिनेशन से ये आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने का। आपका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ओवरऑल आपको यहां पर यही याद रखना है कि अगर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। नाउ अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उससे क्या क्या चीजें पर इफेक्ट आएगा, कौन कौन से इंप्लीकेशन होंगे रेवेन्यू डेफिसिट से, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ये आपके टोटल 5 सिग्निफिकेंस हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द रेवेन्यू डेफिसिट इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ उन ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जो आपकी करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट डालते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर किसी भी तरह का प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन या फिर किसी भी तरह की प्रीवियस ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब भी आप रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो आपकी करंट इनकम और करंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो। यानी हम सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शंस को ही इंक्लूड करेंगे, इसमें किसी भी तरह का प्रीवियस ईयर का ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होगा। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट है बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट the government may have cut its expenditure on several welfare programs in the country. This leads to loss of social welfare. इसका मतलब है
कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने बनाए होंगे उनको भी उसे कम करना पड़ता है, और इसी की वजह से आपकी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का लॉस भी होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोग्राम्स कम करने पड़ते हैं, उस पर किए जाने वाले खर्चों को कम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट है द गवर्नमेंट मे हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स, दिस रेजेस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोअर्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस। इसका मतलब है क्योंकि आपने यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से खर्चा ज़्यादा कर लिया है तो इस खर्चे को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोरिंग्स करनी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट बोरिंग करती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट होंगी और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होगी। यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्रेडिट लिमिट से है। हर इकोनॉमी में सभी गवर्नमेंट्स की कोई ना कोई एक लिमिट होती है लोन लेने की, तो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोन लेती है तो उससे गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होगी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसको कवर करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ेगी और लायबिलिटी बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होगी। इसी तरह आपका फोर्थ पॉइंट है द गवर्नमेंट may be compelled for disinvestment, selling its ownership of public enterprises. The ownership of public enterprises may be lost to foreign companies. Consequently, economic control of the foreigners may increase in the domestic economy. यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को आपको एक साथ समझना है। सबसे पहले हम फोर्थ पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट भी करना। आपको यहाँ याद रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सोल्ड करती है, अपने शेयर्स को सोल्ड करती है तो उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सोल्ड करेगी तो उससे जो ओनरशिप है वो हम फॉरेन कंपनीज को भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो उससे कोई भी परचेज कर सकता है, और अगर इससे फॉरेन कंपनीज परचेज करेंगी तो उससे आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेनर्स का जो कंट्रोल है, फॉरेन कंपनीज का जो कंट्रोल है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बताया गया है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, यानी अपने शेयर्स को, अपनी ओनरशिप को सोल्ड करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज की तरफ हमारी जो एसेट्स हैं वो सोल्ड आउट होंगी और जिससे उनका जो शेयर है आपकी इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज होगा। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपके 5 पॉइंट तब अराइज होते हैं जब आपकी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होता है। नाउ ये तो हमने चीज़ें देखी कि रेवेन्यू डेफिसिट होने से क्या क्या चीज़ें आपकी इकोनॉमी के अंदर होंगी। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस किया जाए, किस तरह रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है मेजर्स और रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करें, किस तरह उसे हम करेक्ट करें। इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉर रिड्यूसिंग द रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट रिड्यूस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने पड़ेंगे, साथ साथ गवर्नमेंट को जो अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करती है, अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करती है, तो उससे रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है। देन सेकंड पॉइंट है बोरिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करवाना है तो उसके लिए वो बोरिंग कर सकती है, जिसके लिए वो जनरल पब्लिक से, आरबीआई से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरिंग के लिए डिमांड कर सकती है। ये आपका सेकंड ऑप्शन है रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने का, उसे करेक्ट करने का। इसी तरह आपका थर्ड ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट।
बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स ओनरशिप मींस शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कि अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, यानी अपने शेयर्स को सोल्ड आउट करके भी अमाउंट रिसीव करके रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट कर सकती है। और लास्ट आपका ऑप्शन है फोर्थ, गवर्नमेंट शुड रेज मोर टैक्स रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करके भी रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देगी तो उससे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा तो उससे आपका रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये टोटल गवर्नमेंट के पास 4 ऑप्शन है जिसका यूज करके वो रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे। इस तरह आपका रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।